शुरू हो गया। ये बच्चों हम लोग ऊष्मा वाले पाठ को पढ़ रहे हैं। ऊष्मा वाले पाठ में अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जितना पढ़ चुके हैं उसके आगे गुप्त ऊष्मा, अंग्रेजी में कहते हैं लैटेंट हीट। तो गुप्त ऊष्मा क्या होती है? गुप्त ऊष्मा मतलब कि ऐसी ऊष्मा जो छिपी हुई ऊष्मा हो, छुपी हुई हो, उसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तो कहते किसको है कि किसी पदार्थ के ठोस से द्रव अवस्था में अथवा द्रव से वाष्प या गैस अवस्था में परिवर्तन के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वह जो ऊष्मा हमको के लिए जो आवश्यक होती है, तो यह ऊष्मा की जब हम किसी ठोस को हम ऊष्मा देते हैं तो कुछ ऊष्मा क्या होती है कि उनके पदार्थों के अणुओं को अपने स्थान के बदलने में व्यय होती है, या चाहे अणुओं के स्थान बदलने के लिए ग्रहण करते हैं। कौन? ठोस पदार्थ या चाहे द्रव पदार्थ। इस अवस्था में पदार्थ का तापमान नहीं बढ़ता है। हम ऊष्मा देते हैं, ऊष्मा देने से वस्तु का तापमान बढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं बढ़ता है। तो वह ऊष्मा क्या होती है कि वह ऊष्मा उस पदार्थ के अणुओं को स्थान के बदलने में व्यय होती है। जैसे हम बर्फ के टुकड़े को ले ले तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका तापक्रम होगा, और अब हम उसको ऊष्मा जब देते हैं तो ऊष्मा देने के फलस्वरूप बर्फ क्या होता है? पिघलता है। लेकिन बर्फ पिघल करके पानी बनता है, लेकिन पानी का ताप, अगर जो बर्फ का ताप 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो पानी का ताप पूरा बर्फ पिघल करके जो द्रव बन जाता है तो उसका भी ताप 0 ही डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। तो जो ऊष्मा हमने दिया है वो ऊष्मा कहाँ गई? तो वही ऊष्मा जो व्यय हुई उसको ठोस से द्रव में बदलने के लिए, उसी को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अर्थात ऊष्मा को हम गुप्त ऊष्मा को ऐसे परिभाषित करेंगे कि जो ऊष्मा किसी पदार्थ द्वारा बिना तापमान बदले, बिना ताप के बिना बदले अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए ली जाती है, उसकी गुप्त ऊष्मा कहलाती है या छुपी हुई ऊष्मा कहलाती है। तो गुप्त ऊष्मा उसे कहते हैं कि जो ऊष्मा किसी पदार्थ द्वारा बिना ताप परिवर्तन के द्वारा अपनी अवस्था परिवर्तन के लिए ली जाती है, उसे हम गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अब गुप्त ऊष्मा 2 प्रकार की होगी। एक होगी गलन की गुप्त ऊष्मा और दूसरी होती है वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। अभी यहाँ पर जो हमने लिखा है केवल गलन की गुप्त ऊष्मा, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? गलन की गुप्त ऊष्मा क्या है? गुप्त ऊष्मा के बारे में समझ गए कि ऊष्मा देने के बाद भी ताप में बढ़ोतरी न हो, तो वही उतना जो है छुपी हुई ऊष्मा होती है, जिसको गुप्त ऊष्मा कहते हैं। जैसे किसी पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा, अब देखिए गलन की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? किसी पदार्थ की गलन की गुप्त ऊष्मा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को बिना ताप परिवर्तन के, ताप में कोई परिवर्तन न हो, बर्फ ठोस है, बिना ताप परिवर्तन के द्रव में बदल देती है, उसको हम कहते हैं गुप्त ऊष्मा। जैसे कह रहे हैं 1 किलोग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिना ताप परिवर्तन के, मैंने 1 किलोग्राम हम बर्फ ले लें, बर्फ का तापक्रम नोट करें, मान लीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब उसको ऊष्मा दें तो ऊष्मा देने के फलस्वरूप क्या होता है कि उसके ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और वह जल में बदलने पर क्या करता है कि 3,36,000 जूल ऊर्जा उसमें व्यय होती है, लगती है, आवश्यकता होती है। यह बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, और गलन की गुप्त ऊष्मा को डेल्टा एच द्रवण से दर्शाते हैं। डेल्टा एच क्या है कि यह जो है गुप्त ऊष्मा है, और ठोस का द्रव में बनना तो ही द्रवण। इसको हम, अब इस किताब में लिखा हुआ है डेल्टा एच, इसको हम यल से भी लिखते हैं, यल ऐसे। द्रवण की गुप्त ऊष्मा को जिसे कहते हैं गुप्त ऊष्मा को हम लैटेंट हीट को, जैसे लिखा है लैटेंट हीट, यल से भी दर्शाते हैं। लेकिन जो किताब में तुम्हारे लिखा हुआ है डेल्टा एच, सही मतलब हो गया डेल्टा एच। अब इस गुप्त ऊष्मा की इकाई क्या है कि इसको किसमें नापते हैं? तो कहेंगे इसको नापेंगे जूल प्रति किलोग्राम या J/kg है। गुप्त ऊष्मा की इकाई कहेंगे
जूल प्रति किलोग्राम है। बर्फ की गुप्त उष्मा, बर्फ की गुप्त उष्मा को ही कहेगी डेल्टा एच से लिखेंगे चाहे एल से लिखेंगे। तो बर्फ की गुप्त उष्मा डेल्टा एच बराबर गलन में प्रयुक्त उष्मा की मात्रा, गलन में जो प्रयुक्त होने वाली उष्मा की मात्रा है वह क्यू है, मैंने उसको ठोस को द्रव में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा यदि क्यू है और जो ठोस द्रव में बदल रहा है उसका द्रव्यमान यम है, तो गुप्त उष्मा को जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो हम डेल्टा एच लिखे हैं ना, तो डेल्टा एच बराबर क्यू बटे यम, या इसको बटा 1 करके हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो क्यू बराबर यम गुणे डेल्टा एच। यम क्या है? द्रव्यमान है, और डेल्टा एच क्या है? डेल्टा एच जो है गुप्त उष्मा है। तो क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एच, यह द्रवण की डेल्टा द्रवण की। अब इसी के तारतम्य में हम एक सवाल, ये सूत्र हो गया क्यू इज इक्वल टू एम इंटू डेल्टा एच, या हम उसको एल से लिखते हैं तो इसे लिखेंगे क्यू इज इक्वल टू एम इंटू एल, एम इंटू एल गुप्त उष्मा। एल गुप्त उष्मा है, एम द्रव्यमान है, क्यू दी गई उष्मा है, गलन में प्रयुक्त होने वाली, गलाने में लगने वाली उष्मा की मात्रा क्यू है। अब प्रश्न है एक्सरसाइज इधर आ रहा है ये। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड के 20 ग्राम बर्फ को, ध्यान दीजिए बर्फ है उसका तापक्रम सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड है, कितना है? उसकी मात्रा है 20 ग्राम, और जब वो गल करके द्रव अवस्था में बनता है तो भी उसका तापक्रम 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। को बदलने के लिए कितनी उष्मा की आवश्यकता होगी, कितनी उष्मा दिया जाएगा, यानी क्यू की मात्रा को पूछ रहा है। तो हम इसको हल करेंगे इसे क्यू इक्वल टू एम इंटू एल से, चाहे क्यू इक्वल टू एम डेल्टा एच से, तो कहेंगे एम बराबर 20 ग्राम, एम बराबर 20 ग्राम, या और डेल्टा एच बराबर, ये जो है आप लिखे हैं 3,36,000 जूल। तो ये जो है डेल्टा, ये जूल में है, तो इसको हम 1000 से भाग देंगे तो जूल किलोग्राम प्रति जूल में ये हो जाएगा, यानी ये जूल, हाँ ये जो है ये 336 जूल, यहाँ पर जे का मान दिया गया है 336 जूल प्रति ग्राम। तो डेल्टा एच बराबर 336 जूल प्रति ग्राम। अब सूत्र में हम इस मान को रखेंगे, ऊपर से विचार करके लिख रहे हैं, ये Q इज इक्वल टू यम हो गया 20 ग्राम गुणे डेल्टा एच 336 जूल प्रति ग्राम। देखो ग्राम से ग्राम को काट दोगे, अब आएगा वो जूल में आएगा, तो Q इज इक्वल टू, इसमें गुणा कर दें तो 0 और 2 6 के 12 के 2 1 2 3 6 1 7 2 3 6 67.20 जूल, 67.20 जूल। जे लिखे हैं, जे लिखें, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, या ये हो गया है जूल, लेकिन इसको ऐसे लिख सकते हैं 67.20 जूल हो गया। अब कल हम लोग, आज तो हम लोग पढ़ दिए गलन की गुप्त उष्मा, और अगले टर्म पे पढ़ेंगे वाष्पन की गुप्त उष्मा। ठीक इसी तरह से हम वाष्पन की गुप्त उष्मा को भी डिफाइन करेंगे।